नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एग्जाम की घड़ियां काफी नजदीक आ गई हैं। इसी वीक आपका वीएमएलटी थर्ड ईयर का एग्जाम होने वाला है। काफी सारे स्टूडेंट के मन में सवाल है कि क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं। अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो उन्हें कुछ समय मिल जाएगा अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और एग्जाम पोस्टपोन नहीं भी होता तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमने आपके लिए हिस्टोपैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का मॉडल पेपर और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो सारे कुछ बताए हैं। आप उनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। आपको निश्चित रूप से एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। और आज हम इसी के साथ बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक लेकर के आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स के भी बन सकते हैं और 10 मार्क्स के और 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो आज हम आपके लिए बायोकेमिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का पूरा एनालिसिस करेंगे। एक ओवरव्यू पहले हम बताएंगे कि इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है। जैसे जनरली आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं, आप तो टॉपिक सर्च करते हैं, देखते हैं उसके बारे में, पर किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं उन टॉपिक से, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है इसके बारे में गेस करना। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक में पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझाएंगे। किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वीडियो क्लास में हम वो भी आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पूरा देखिए और स्किप करने की कोशिश नहीं करिए। अगर आपने स्किप किया, हो सकता है आपका क्वेश्चन जो है वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले एक बार हम इसका ओवरव्यू समझेंगे। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें इसमें से पेपर में आ सकती हैं। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, इसके बाद हम इसका पर्पस समझेंगे कि जीटीटी टेस्ट या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो होता है उसका पर्पस क्या है। इसके बाद इसका प्रिंसिपल हम देखेंगे। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कितने प्रकार का होता है। आपने सिर्फ जीटीटी पढ़ा होगा अभी, लेकिन हम इसमें आपको टाइप्स बताएंगे कि जीटीटी के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, फिर इसका इंडिकेशन कि ये टेस्ट कब परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, और इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन के टेस्ट का परफॉर्म नहीं करना चाहिए। देखिए, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट को टेस्ट के पहले हम क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं पेशेंट के लिए। ठीक है, क्या उसे एडवाइस करते हैं, कैसे उसे डाइट अपनी रखनी है। ठीक है, कितने घंटे का फास्ट इसको रखना है, तो ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। प्रोसीजर अपन समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, जब आपका टेस्ट हो जाएगा, इसकी प्रोसीजर हो जाएगी, तो इसमें आपका रिजल्ट कैसे आप इंटरप्रिटेट करेंगे। ठीक है, फिर नॉर्मल जीटीटी कर्व, आपका नॉर्मल जीटीटी कर्व बनता है ना कि पेशेंट डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है कि नॉन डायबिटिक है। ठीक है, इसके बाद डायबिटिक जीटीटी कर्व कैसे बनता है। इसके बाद आ जाएंगे हम, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो जीटीटी टेस्ट को अफेक्ट करते हैं आपके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग जीटीटी। इसके बाद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अपन इसका देखेंगे कि चिकित्सकीय क्षेत्र में इसका क्या महत्व है जीटीटी का। इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस इंपॉर्टेंट टर्म्स में से आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स में आपको समझे, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सारी चीजें आपको इसमें समझ में आएंगी। और लास्ट में आप समझेंगे एग्जाम से जो रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेवेंट हो सकते हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने मार्क्स के आ सकते हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिखाई देगा, इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जो भी क्लासमेट्स हैं या जो अदर स्टूडेंट्स हैं उन तक भी हमारे वीडियो पहुंच सके और उन सभी की ये मदद हो सके। तो चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं हम कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो शरीर के द्वारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करने की, मेटाबोलाइज करने की एबिलिटी को मेजर करता है। इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज टॉलरेंस, देखिए टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, उसको वहन करना, उसको बर्दाश्त करना। तो हमारा शरीर ग्लूकोज को किस हद तक बर्दाश्त कर रहा है। क्या हमारा शरीर ग्लूकोज को जल्दी से मेटाबोलाइज करके उसको ब्लड सेल्स के द्वारा भेज दे रहा है। ठीक है, या शरीर में उसका यूटिलाइजेशन कर लेता है, या ब्लड में ही उसका स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहता है। तो ग्लूकोज को वहन करने की क्षमता का पता हम किसमें लगाते हैं, या ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने की क्षमता का पता हम किसमें लगाते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में लगाते हैं। तो यही चीज इसमें लिखा है, देखिए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो शरीर द्वारा ग्लूकोज मेटाबोलाइज करने की एबिलिटी को मेजर करता है कि हमारा शरीर जो है ग्लूकोज को किस हद तक मेटाबोलाइज कर रहा है। ठीक है, इसकी क्षमता का मापन किसमें करते हैं, जीटीटी टेस्ट में करते हैं। इस टेस्ट के से शरीर को दिए गए स्टैंडर्ड डोज ऑफ ग्लूकोज, अब इसमें क्या करते हैं जीटीटी में, आपको पता है 2 प्रकार का होता है जनरली। तो एक जो सिंपल टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो ओजीटीटी कहलाता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। मतलब पेशेंट हमारे पास में आता है, उसको हम क्या करते हैं, ग्लूकोज पाउडर लेके पानी के साथ मिक्स करके और उसको ओरल इनटेक करने के लिए कहते हैं कि आप इसको ओरल इनटेक करें, इसलिए इसका नाम ओजीटीटी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डोज ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या है, एक निश्चित मात्रा हम ग्लूकोज की पानी के साथ मिला करके
पेशेंट को पीने के लिए देंगे, ठीक है। और निश्चित समय के बाद क्या होगा, हमारा शरीर उस ग्लूकोज से क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, उसका यूटिलाइजेशन करेगा। यही चीज है इसमें, ठीक है। इस टेस्ट से शरीर को दिए गए स्टैंडर्ड डोज ऑफ ग्लूकोज को यूटिलाइज करने की क्षमता का पता लगाया जाता है, ठीक है। समझ में आया? कुल मिलाकर कि हमारा शरीर ग्लूकोज को किस प्रकार से मेटाबोलाइज कर रहा है, कितने समय में मेटाबोलाइज कर रहा है, एक समय के बाद हमारे शरीर में ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के बाद ग्लूकोज का जो स्तर है वो पुनः सामान्य हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। इस टेस्ट में हम इसका पता लगाते हैं। पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है हमारा इस टेस्ट को लगाने का? सबसे पहला जो उद्देश्य है, टू डायग्नोज डायबिटीज मेलाइटस, मधुमेह नाम की जो बीमारी है, मधुमेह नाम का जो रोग है, उसका पता लगाने के लिए। टू डायग्नोज डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है। दूसरा होता है टू डिटेक्ट इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, मतलब जो इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होता है उसका पता लगाने के लिए। तीसरा होता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल डायबिटिक एंड प्री डायबिटिक कंडीशन, मतलब व्यक्ति जो है वो ग्लूकोज की बीमारी उससे है या नहीं है, वो सामान्य है मतलब नॉर्मल है उसका ग्लूकोज लेवल, या तो वो डायबिटिक है या तो वो प्री डायबिटिक है, मतलब प्री डायबिटिक कंडीशन मतलब अभी वो पूरी तरह से डायबिटीज का रोगी नहीं हुआ है, प्री डायबिटिक स्टेज में वो अभी पर है, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल जो पेशेंट होगा, जो डायबिटिक होगा और प्री डायबिटिक कंडीशन, इन तीनों स्थितियों का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जीटीटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये हमारा उद्देश्य है। तो समझ में आया आपको, डायबिटीज मेलाइटस को डायग्नोस करने के लिए, इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस को देखने के लिए और डिफरेंशिएट करने के लिए, किसमें, नॉर्मल में, डायबिटिक में और प्री डायबिटिक कंडीशन को में डिफरेंशिएट करने के लिए, अंतर पता करने के लिए कि हमारा पेशेंट नॉर्मल है कि डायबिटिक है कि प्री डायबिटिक कंडीशन में है, ठीक है। तो ये इसका पर्पज हो गया। तीसरा आपका प्रिंसिपल, सामान्य स्थिति में किसी व्यक्ति को ग्लूकोज देने पर शरीर द्वारा इंसुलिन रिलीज करके ब्लड ग्लूकोज को सेल्स में भेज दिया जाता है। अब देखो होता क्या, जब हम भोजन करते हैं, ग्लूकोज जनरली अभी हम ग्लूकोज की बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य परिस्थिति की बात करते हैं। जब हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो क्या होता है, हमारा अच्छी तेज भूख लगी रहती है ना, कई बार बहुत जोरों की भूख लगी, पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जल्दी से खाना खाया, भोजन, फिर आराम होता है, हाँ, मजा आ रहा है खाने के बाद। तो क्या होता है कि ग्लूकोज का स्तर जब हमारे शरीर में कम होता है, हमें भूख लगती है, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो एनर्जी हमको कहाँ मिलती है, ग्लूकोज से मिलते हैं। हम कुछ भी भोजन करेंगे, भोजन का डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एस्टिमुलेशन होगा, अल्टीमेटली भोजन जो होगा वो किस में जाके उसका मेटाबॉलिज्म होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और वही ग्लूकोज क्या करती है, हमारे सेल्स को, हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तब जब हम भोजन करेंगे और भोजन का पाचन होगा और अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट होता है, यही ग्लूकोज क्या होता है, धीरे धीरे एक निश्चित समय के बाद में हमारा शरीर उसकी सामान्य अवस्था में उसको वापस लेके आ जाता है। हमने भोजन किया, ग्लूकोज का स्तर हमारे शरीर में बढ़ा, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमारा शरीर इंसुलिन को रिलीज करेगा, इंसुलिन रिलीज होने के बाद यही इंसुलिन क्या करेगा, हमारे इस बढ़े हुए ग्लूकोज को सामान्य अवस्था में ला देगा, ठीक है। देखिए यही चीज लिखी है इसमें, सामान्य स्थिति की बात हो रही है, सामान्य नॉर्मल कंडीशन, डायबिटिक पेशेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सामान्य स्थिति में क्या होगा, किसी व्यक्ति को ग्लूकोज देने पर, अब हमने किसी व्यक्ति को ग्लूकोज पिलाया, ठीक है, तो सामान्य है वो व्यक्ति, सामान्य स्थिति में हमने व्यक्ति ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज देने पर क्या होगा, शरीर के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा, और कौन सी ग्लैंड से रिलीज होता है, कौन से ऑर्गन से रिलीज होता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इंसुलिन हार्मोन शरीर की किस ग्रंथि से या किस ग्लैंड से रिलीज किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। फिर से एक बार बताता हूं, सामान्य स्थिति में किसी व्यक्ति को ग्लूकोज देने पर शरीर द्वारा इंसुलिन रिलीज करके ब्लड ग्लूकोज को सेल से भेज दिया जाता है। जैसे हमने भोजन किया, भोजन करने के बाद भोजन का पाचन हुआ, हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर कुछ समय के लिए बढ़ जाएगा, तभी क्या होगा, हमारा शरीर जो है इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करेगा। अब ये इंसुलिन हार्मोन हमारे बढ़े हुए ग्लूकोज को क्या करेगा, उसके स्तर को सामान्य करेगा। कैसे करेगा, जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज को सेल्स में भेज देगा, ब्लड सेल्स के माध्यम से दूसरी सेल से भेज देता है, और सेल से भेजने से हमारे ब्लड में वापस ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, सामान्य हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा इंसुलिन हार्मोन का रोल रहता है, ठीक है, जिससे कुछ ही समय में ब्लड ग्लूकोज अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है, बढ़े हुए ग्लूकोज स्तर को इंसुलिन हार्मोन सामान्य अवस्था में पहुंचा देगा, ठीक है। लेकिन डायबिटिक पर्सन में क्या होता है, जो व्यक्ति, ये तो सामान्य स्थिति की बात होगी, सामान्य व्यक्ति ने भोजन किया, ग्लूकोज का स्तर बढ़ा, इंसुलिन ने वापस उस ग्लूकोज स्तर को सामान्य कर दिया। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होता है, डायबिटिक पर्सन होता है, उसमें क्या होता है, इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो सीक्रेट प्रॉपर तरीके से नहीं होता, या तो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है बॉडी के लिए। तो जब इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर निश्चित मात्रा में सीक्रेट नहीं होगा या शरीर के लिए रेजिस्टेंट होगा, तब क्या करेगा, वो क्या ग्लूकोज को कंट्रोल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तब क्या होगा, ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में इसकी बढ़ी हुई मात्रा हमको मिलती रहेगी, ठीक है। तो देखिए, लेकिन डायबिटिक पर्सन में इंसुलिन की कमी या रेजिस्टेंस होने के कारण ब्लड ग्लूकोज का स्तर लंबे समय तक बना रहता है, ब्लड में ग्लूकोज का स्तर लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। इसलिए जीटीटी से ब्लड ग्लूकोज के मेटाबोलाइज होने की दर का पता लगाया जाता है। इसीलिए हम जीटीटी टेस्ट परफॉर्म कर क्या करेंगे,
पता लगाएंगे कि इस ग्लूकोज का, बढ़े हुए ग्लूकोज का स्तर कितनी देर में ये मेटाबोलाइज करके उसको सामान्य अवस्था में लेकर के आता है। तो ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। एक बार और पढ़ने की जरूरत है? नहीं है पढ़ने की जरूरत, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ जीटीटी। अब देखिए मैंने जो जीटीटी टेस्ट बताया है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये कितने प्रकार का होता है? तो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और यही है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, या इसको ओजीटीटी भी कहते हैं। और दूसरा होता है इंट्रावीनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, या इसको आईवीजीटीटी भी कहते हैं, इंट्रावीनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, अब इसकी डिटेल हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब देखिए हम समझते हैं कि ये जीटीटी टेस्ट का इंडिकेशन क्या होता है, मतलब कब हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिकेशन में इसमें देखते हैं जब फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 110 से 125 mg पर डीएल, मतलब 110 टू 125 mg पर डीएल अगर फास्टिंग किसी का ग्लूकोज आ रहा है तो उसमें टेस्ट को आप परफॉर्म कर सकते हो। पर यही रेंज से अगर ज्यादा हो जाए, किसी पेशेंट का फास्टिंग आपने टेस्ट किया सैंपल, और ये अगर 150 या 200 या उससे ज्यादा आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको टेस्ट परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इस टेस्ट में हम पेशेंट को ओरल ग्लूकोज देते हैं, तो अगर उसके शरीर में पहले से ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी है और हम ग्लूकोज देकर और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सीवियर कंडीशन उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो पेशेंट का फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज पहले आप टेस्ट कर लें, अगर 110 टू 125 mg पर डीएल के आसपास है, तभी आप उसका ओजीटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, अगर उसके फैमिली में कोई डायबिटिक पेशेंट ऑलरेडी है, नॉन पर्सन है, नॉन पेशेंट है, जैसे कि माता पिता को है और किसी बच्चे करना है आपको, तो नॉन पर्सन या कोई फैमिली हिस्ट्री होना चाहिए डायबिटीज की, तभी आप उस टेस्ट को परफॉर्म करें। तीसरा, ओबेस पर्सन जो होते हैं, ठीक है। चौथा, प्रेग्नेंट वुमेन, या जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, गेस्टेशनल डायबिटीज की जानकारी के लिए अपन करते हैं, जो प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें भी आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। और नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन वीकनेस, अगर किसी पेशेंट को कोई वीकनेस हो रहा है, पॉलीयूरिया है, मतलब बार बार यूरिन आउटपुट, पेशेंट का बार बार यूरिन जा रहा है पेशेंट, ठीक है, पॉलीयूरिया बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली उसको यूरिन आउटपुट हो रहा है, या किसी पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी आप इसका ओजीटी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हो गई इंडिकेशन की कब हमको टेस्ट परफॉर्म करना है। अब इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं जो कब टेस्ट परफॉर्म नहीं करना, जैसा कि मैंने बताया कि अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 110 से 125 mg पर डीएल तो करना है, अगर इससे ज्यादा है तो फिर आपको टेस्ट परफॉर्म नहीं करना है। पहले पेशेंट को शुगर कंट्रोल अपना करना है, इसके बाद ही फिर उसका टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है एक्यूट इलनेस, अगर कोई पेशेंट एक्यूट इलनेस की स्थिति में है, ठीक है, तो उसका टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। फीवर है किसी पेशेंट को या इन्फेक्शन है, उसमें आप ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नहीं करेंगे। रिसेंट सर्जरी या ट्रॉमा किसी पेशेंट का, अभी अभी वो सर्जरी करा के आया है, कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन हुई है, ठीक है, एक्सीडेंटल वगैरह या कोई ट्रॉमा की स्थिति हुई है, तो उसमें आपको टेस्ट परफॉर्म नहीं करना है। आफ्टर प्रोलॉन्ग फास्टिंग और बेड, लंबे समय से फास्टिंग कंडीशन में है, वो लंबे समय से बेड रेस्ट में है, तो भी आपको पेशेंट का ओजीटीटी नहीं करना है, ठीक है। तो इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन का ध्यान रख करके ही अपने को टेस्ट परफॉर्म करना है। अब बात करते हैं पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। तो पेशेंट को कम से कम 3 दिन तक नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी चाहिए, मतलब पेशेंट को कहीं से कुछ एक्स्ट्रा डाइट लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सामान्य भोजन करना है जैसा वो सामान्य कर रहा है, लगभग जो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहा है वो नॉर्मल होनी चाहिए उसकी, ठीक है। 3 दिनों तक कम से कम, मतलब बैलेंस डाइट, कुल मिला के इसका मतलब है कि बैलेंस डाइट होना चाहिए उसकी 3 दिनों तक। इसके बाद लगभग 8 से, जब जिस दिन आपको टेस्ट परफॉर्म करना है उसके पहले 8 से 12 घंटे की फास्टिंग उसकी होना जरूरी है, ठीक है। फास्टिंग होना चाहिए पेशेंट को, 8 से 12 घंटे का समय कम से कम होना चाहिए। तो आप ये ध्यान, इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखें। टेस्ट के पहले विगोरस एक्सरसाइज या स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये सब चीजों का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मॉर्निंग फास्टिंग सैंपल ही लेना आवश्यक है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करेंगे, क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्या करना है ज्यादा जरूरी, क्या नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए इसकी प्रोसीजर हम समझते हैं कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की क्या प्रोसीजर हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, मतलब ओजीटीटी की प्रोसीजर समझेंगे। तो सबसे पहले हमने देखिए, हमने इंडिकेशन देख लिया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लिया, पेशेंट को प्रिपेयर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट हमारे पास में जब आएगा तो सबसे पहले फास्टिंग ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। फास्टिंग ब्लड सैंपल भी लेना है आपसे पेशेंट का, और फास्टिंग यूरिन सैंपल भी लेना है। तो फास्टिंग ब्लड सैंपल लेके क्या करोगे, पहले आप उसका टेस्ट करोगे कितना आ रहा है। मैंने आपको बताया कि 110 से 125 अगर एमजी पर डीएल है, तभी इस टेस्ट को भी कैरीड आउट करोगे आप, ठीक है। मतलब 110 से 125 एमजी पर डीएल है, तभी आपको क्या करना है, टेस्ट को परफॉर्म आगे करना है।
तो आपने फास्टिंग ब्लड सैंपल कलेक्ट करके ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट करना चाहिए। फिर इसके बाद सामान्य वयस्क को 75 ग्राम ग्लूकोज पाउडर को 300 ml वाटर में आपको मिक्स करके डिसॉल्व करके पेशेंट को पीने के लिए देना है। ठीक है, मतलब 1 गिलास पानी कुल मिला के आप मान लीजिए, और उसमें आपको क्या डालना है, 200 ml, सॉरी 75 ml, आपको 75 ग्राम क्या डालना है, आपको ग्लूकोज पाउडर, और इसमें लगभग 300 ml या 200 ml भी आप रख सकते हैं, 300 ml आपको इसमें पानी रखना है और 75 ग्राम आपको ग्लूकोज मिक्स कर देना, बढ़िया से मिक्स करके पेशेंट को आपको पीने के लिए देना है। ठीक है, तो पहले आपने फास्टिंग सैंपल कलेक्ट किया। अब मान लीजिए फास्टिंग सैंपल आपका पेशेंट का आ रहा है 110, ये हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए मैंने एक टेबल बनाई हुई है, अपन इसको भी कर करेंगे। तो आपने 75 ग्राम ग्लूकोज पाउडर को 300 ml पानी में मिला करके पीने के लिए आप पेशेंट को देते हैं। ठीक है, एक चीज का फॉर्मूला और ध्यान रखें कि अगर पेशेंट सामान्य वयस्क नहीं है, कोई बच्चा है, ठीक है, या 18 साल से कम आयु का बच्चा है, तो आप क्या करेंगे, उसका बॉडी वेट निकालेंगे, कितने किलोग्राम उसका बॉडी वेट है, और उसको 1.75 ग्राम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1.75 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको देना है ग्लूकोज पाउडर। मैक्सिमम आप 75 ग्राम दे सकते हो। ठीक है, मतलब 1.7, मान लीजिए कोई बच्चा अगर 10 किलो का है, तब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1.75 ग्राम से। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 17.5 ग्राम आपको ग्लूकोज देना है 10 किलो के बच्चे को। इसी तरह अगर 20 किलो का बच्चा है, तब क्या करोगे आप, 20 इंटू क्या करोगे, 1.75 ग्राम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आपको पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ग्लूकोज पाउडर जो है बच्चे को पीने के लिए या जो भी पेशेंट है पीने के लिए देना है। तो 20 केजी का होगा तो क्या करोगे, 1.75 ग्राम से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा जो भी लगभग 35 ग्राम के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको निकाल सकते हैं इसका। तो पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से भी आप कर सकते हो, और सामान्य वयस्क अगर एडल्ट पेशेंट है तो आपको 75 ग्राम देना है। मैक्सिमम कितना देना है, 75 ग्राम ही देना, चाहे वो 100 किलो का हो, चाहे वो 110 किलो का पेशेंट हो। हालांकि डायबिटिक पेशेंट 110 किलो के बहुत मुश्किलें मिलेंगी आपको, पर फिर भी आप देख सकते हैं ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या करोगे, आप देखिए इस टेबल को, देखिए ध्यान से समझिए। मैंने यहाँ पर सबसे पहले सैंपल लिखा है, ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल आपको लेना है। फिर यहाँ पर मैंने फास्टिंग सैंपल लिया, आप फास्टिंग सैंपल ले लीजिए। ठीक है, फास्टिंग सैंपल में 110 अगर ब्लड में आ रहा है, तो आप बताइए यूरिन में कितना आएगा, यूरिन में शुगर डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो नील, यूरिन में डिटेक्ट नहीं होगा। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, पेशेंट का फास्टिंग सैंपल आपने ले लिया। अब पेशेंट को आप क्या करोगे कि आप 75 ग्राम आप ग्लूकोज 300 ml वाटर में मिक्स करके पीने के लिए देते हैं, और उससे बोलेंगे कि आप एग्जैक्ट 30 मिनट के बाद हमारे पास में आइएगा। 30 मिनट बाद आपने उसका फिर से सैंपल लिया और आपने फिर से टेस्ट किया। अब यहाँ पर जो शुगर आ रहा है वो 140 mg पर डेल आ रहा है। ठीक है, और यूरिन भी आपने मंगवाया तो उस पर नील आ रहा है। ठीक है, यूरिन सैंपल भी जनरली अपन कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपने क्या किया, अब पेशेंट का सैंपल आपने लेके टेस्ट कर लिया, 140 आ रहा। अब फिर से आपको पेशेंट को सेम 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के लिए देना है 300 ml डिजॉल्व करके, और पेशेंट को आफ्टर 30 मिनट वापस से आपको बुला के फिर से सैंपल लेकर के ब्लड सैंपल लेके टेस्ट करेंगे। अब आपका सैंपल का टेस्ट मान लीजिए आ रहा है यहाँ पर 165 mg पर डीएल। ठीक है, सेम थिंग आप रिपीट करोगे, फिर से वापस से 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे और वापस इसको अगले 30 मिनट के बाद बुलाएंगे, मतलब लगभग 1.5 आवर्स के बाद में। ठीक है, यहां से अगर काउंट करेंगे तो 1.5 आवर्स हो जाएगा। लेकिन हर 30 मिनट में आप देखिए, पहले 30 मिनट में हमने उसका टेस्ट किया, फिर अगले 30 मिनट मतलब 60वें मिनट में किया, फिर अगले 30 मिनट मतलब 90 मिनट में हमने किया, 90 मिनट सब हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने टेस्ट किया तो ये आ गया मान लीजिए वापस से 135 mg पर डीएल। ठीक है, और फिर हमने वापस से इसको टेस्ट किया तो ये वापस से आ गया 125 mg पर डीएल। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि फास्टिंग सैंपल जब हमने लिया था तो पेशेंट का 110 mg पर डीएल था, हमने उसको ग्लूकोज दिया 140 mg पर डीएल हो गया। इसके बाद हमने फिर से उसको 75 ग्राम ग्लूकोज दिया, तो अगले 60 मिनट में ये वापस से 160, मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ रहा है। लेकिन अब आप यहाँ पर फिर से 75 ग्राम ग्लूकोज दे रहे हैं और अगले 30 मिनट बाद आप उसको बुला रहे हैं, तो उस पेशेंट का टेस्ट अब आपने किया तो 135 mg पर डीएल है। मतलब यहां तक ग्लूकोज का लेवल उसका बढ़ा, लेकिन जैसे ही अगले 90 मिनट में आता तो ग्लूकोज क्या कर रहा है, उसका इंसुलिन सीक्रेट होके उस ब्लड ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर रहा है और वापस उस लेवल को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे अगर डायबिटिक पेशेंट होता तो उसका शुगर जो है वो बढ़ता जाता कंटिन्यूसली, पर यहाँ पर एक पीक वैल्यू के बाद में, ये पीक वैल्यू कहलाएगी इसकी 165, इसके बाद में ग्लूकोज अपने आप मेटाबोलाइज होकर उसकी जो लेवल है वो नॉर्मल हो रहा है यहाँ पर, और अगले 30 मिनट में देखिए पूरी तरह से नॉर्मल आ गया। अपन ने 110 से 125 नॉर्मल सेट किया है ना, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज।
तो वापस से 125 mg/dl या इससे भी कम हो सकता है, जो भी, ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल पे लिखा है। ठीक है, अगर इसका ग्राफ तैयार करेंगे हम, तो ग्राफ इस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, टाइम है ना, यहाँ पर टाइम लिख सकते हैं। कैसे, ये फास्टिंग हो गया, जीरो फास्टिंग, फिर ये अगले 30 मिनट में हो गया, ये अगले 30 मिनट में हो गया मतलब 60 में, ये अगले 30 मिनट मतलब 90 मिनट में, और ये अगले 30 मिनट मतलब 120 मिनट या 2 घंटे में हो गया। और यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज का लेवल हम लिख सकते हैं। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो पहले फास्टिंग में कितना था इसका, 110 था मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे टाइम लग के, अब यहाँ पर हम इसका अलग से मेजर करेंगे। मान लीजिए 110 यहाँ तक जाता है, 110 पहले 30 मिनट में, फिर अगले 60 मिनट में आ गया मान लीजिए कितना, 140 आ गया आपका। ठीक है, अगले 30 मिनट में आपका कहाँ पे आ गया, ये 165 में चला गया, और फिर अगले 30 मिनट ये 135 पे आ गया, और फिर वापस ये 125 पे आ गया। तो अगर हम इसी ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ इसका किस तरह से चलेगा, लगभग यहां से चलने के बाद में ग्राफ इसका ऐसे करके कुछ इस तरह से कंट्रोल हो गया। ठीक है, अभी मैं कर्व आगे बताऊंगा आपको, नॉर्मल कर्व और डायबिटिक कर्व में क्या अंतर रहेगा। तो इस तरह से कुछ इसका कर्व निकल करके आएगा, इस तरह से इसके पिरामिड्स बनेंगे, और एक नॉर्मल, एक पीक वैल्यू पर जाने के बाद वापस से बॉडी ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करके उसको नॉर्मल करने की कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये पेशेंट कैसा है, डायबिटिक नहीं है, ये नॉर्मल स्थिति पेशेंट की। ठीक है, अब देखिए हम रिजल्ट को इंटरप्रिटेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। तो नॉर्मल जो कंडीशन होगी वो 110 से 125 mg/dl होगी। ठीक है, 110 से 125 mg/dl। दूसरा, इंपेयर्ड या प्री डायबिटिक कंडीशन कैसे आएगी, 140 से 199 mg/dl अगर इसमें वैल्यू आ रही है, तो ये प्री डायबिटिक कंडीशन आएगी। डायबिटीज मेलाइटस कैसा होगा, मोर देन या और इक्वल 200 mg/dl। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन मैंने बताई आपको। नॉर्मल में इस लेवल पर शुगर लेवल होगा, इंपेयर्ड या प्री डायबिटिक में 140 से 199 mg/dl, डायबिटीज मेलाइटस में मोर देन 200 mg/dl। ठीक है, अब नॉर्मल जीटीटी कर्व वो तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर एक लेवल देख के अपन समझते हैं नॉर्मल जीटीटी कर्व कैसा होगा। तो फास्टिंग में जो नॉर्मल लेवल होगा 70 टू 110 mg/dl के आसपास आएगा। आफ्टर 30 टू 60 मिनट शार्प राइज अप टू 140 टू 160। आप वीडियो को बैक करके देखिएगा, हमने जो 30 मिनट पे या 30 टू 60 मिनट हमने जो शुगर लेवल बनाया था 140 165 के आसपास बनाया था। ठीक है, तो अगले 30 से 60 मिनट के दौरान शुगर लेवल राइज अप होगा और 140 से 160 mg/dl के आसपास होगा। ठीक है, आफ्टर 2 आवर्स मतलब 120 मिनट पे क्या होगा, ये रिटर्न टू फास्टिंग लेवल। आप टेबल में देखेगा 2 घंटे के बाद में वापस से जो शुगर का लेवल है वो वापस से नॉर्मल लेवल में आ गया था। तो इस तरह से एक नॉर्मल कर्व बनेगा। जनरली फिर से अगर एक बार आप देखना चाहें तो इस तरह से कर्व बनेगा कि यहां से आपका कर्व इस तरह से जाएगा और वापस ऐसे नॉर्मल लेवल में आ जाएगा। ठीक है, मतलब करीब करीब 110 के आसपास आपका ब्लड शुगर यहाँ पे था, और पीक वैल्यू इसकी 160 के आसपास पहुंची, और वापस से जब ये अगले 2 घंटे में आपके पास में आया, 2 घंटे बाद आपने टेस्ट किया, तो वापस से 110 के आसपास पहुंच गया। तो इस तरह से एक नॉर्मल कर्व इसका ग्लूकोज जीटीटी का बनेगा। ठीक है, अब अगर डायबिटिक कर्व की हम बात कर लें, तो फास्टिंग में क्या होगा, ऑलरेडी हाई हो, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट है तो फास्टिंग कंडीशन में ऑलरेडी हाई मिलेगा अपने को। पीक वैल्यू इसकी कितनी मिलेगी, 200 mg/dl के आसपास मिलेगी, और आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे के बाद भी इसका ग्लूकोज लेवल डाउन नहीं होगा, और ये 200 के आसपास ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जीटीटी कर्व हो जाएगा इसमें। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जीटीटी को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। स्ट्रेस हो गया, तनाव, जो व्यक्ति स्ट्रेस में अक्सर रहते हैं उनमें ये ग्लूकोज का जो होगा फैक्टर जो होगा, ये स्ट्रेस का जो फैक्टर है जीटीटी को अफेक्ट कर सकता है। इन्फेक्शन और ड्रग्स, दवाइयों की वजह से भी हो सकता है, किसी संक्रमण की वजह से हो सकता है। लीवर और किडनी डिसीज वाला कोई पेशेंट है तो उसमें भी जीटीटी को ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, इम्प्रॉपर फास्टिंग अच्छे से उसकी ना हो, वॉमिटिंग आफ्टर ग्लूकोज, ग्लूकोज लोड या ग्लूकोज देने के बाद में अगर उसको पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाती है, तो ये फैक्टर भी क्या कर सकते हैं, जीटीटी टेस्ट को आपके इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस से। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस से चिकित्सा में क्या महत्व होता है, तो डायग्नोज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को डायग्नोज करते हैं इसमें, इससे होता है डिटेक्ट गैस्ट्रेशनल डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। इसके बारे में पहले मैं आपको बता चुका है मैंने कि क्या क्यों 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 लगाते हैं इसको। तो डिटेक्ट गैस्ट्रेशनल डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान गैस्ट्रेशनल डायबिटीज का पता लगाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले होता है फास्टिंग ब्लड शुगर या एफबीएस। क्या होता है फास्टिंग ब्लड शुगर या एफबीएस, ग्लूकोज लेवल आफ्टर 8 to 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग।
ठीक है, मतलब ग्लूकोज का जो स्तर है 8 से 12 घंटे तक फास्ट रखने पर या उपवास रखने पर कितना है हमारे शरीर में, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कहलाता है। दूसरा होता है पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर या पीपीबीएस, ग्लूकोज का लेवल खाना खाने या भोजन करने के 2 घंटे के बाद में कैसा है, ये पीपीबीएस कहलाता है। कहते हैं ना पीपी, फास्टिंग ब्लड शुगर का टेस्ट, पेशेंट का सैंपल लेते हैं, फिर पीपीबीएस करने के लिए हम पेशेंट क्या बोलते हैं कि आप भोजन करके, जो भी भोजन करना है, भोजन करने के बाद आप 2 घंटे के अंदर हमारे पास में आइए। तो 2 घंटे के बाद, भोजन के 2 घंटे के बाद हम कौन सा ग्लूकोज लेवल करते हैं, पीपीबीएस करते हैं। फिर तीसरा होता है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या आईजीटी। इसका मतलब क्या होता है, ये एक इंटरमीडिएट, एक माध्यमिक अवस्था होती है सामान्य और डायबिटीज पेशेंट के बीच की, एक माध्यमिक अवस्था होती है, एक बीच की अवस्था होती है, जिसमें पेशेंट ना तो सामान्य है ना ही पूरी तरह से डायबिटिक होगा, ठीक है। तो डायबिटीज और नॉर्मल कंडीशन के बीच की जो स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज होगी, वो आईजीटी कहलाएगी या इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट है हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज, मतलब जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से ज्यादा हो जाती है, तब इस स्थिति क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। और सामान्य ग्लूकोज की स्थिति क्या होती है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। कमेंट करके आप बताइए, उसको भी लिखिए आपकी, जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तब इस स्थिति को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। सामान्य ब्लड ग्लूकोज की मात्रा इतने से इतने के बीच होती है। इसको कमेंट करके जरूर आप बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया। तो सामान्य से जब कम हो जाएगी ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में, तब वो स्थिति क्या कहलाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। अब देखिए एग्जाम से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है प्रिंसिपल ऑफ जीटीटी। जीटीटी का क्या प्रिंसिपल होता है आप लिखिए, ठीक है। नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस कर्व क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज आईजीटीटी, आईजीटीटी क्या होता है इसके बारे में बताइए। बल्कि ये आईवीजीटीटी होगा, इंट्रावीनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। व्हाट इज आईवीजीटीटी, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ जीटीटी, कितने प्रकार का जीटीटी होता है ग्लूकोज टॉलरेंस। नेक्स्ट है नॉर्मल रेंज ऑफ एफबीएस एंड पीपीबीएस, ठीक है। फास्टिंग ब्लड शुगर और पीपी ब्लड शुगर क्या होता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जीटीटी, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको लिखना है। तो दोस्तों ये जीटीटी पर आज का हमारा वीडियो बेस्ड था। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप कर दें आप मुझे, ठीक है, या मुझे कमेंट करके आप बताएं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएं बायोकेमिस्ट्री में इस टॉपिक से संबंधित। और साथ ही साथ इसका पीडीएफ या इसके नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री के पूरे सिलेबस का हम एक ही वीडियो लेकर आने वाले हैं, एक वीडियो में पूरा सिलेबस कवर करेंगे एग्जाम से पहले आपका, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।